नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक नीति वाक्य है, शठे शाठ्यम समाचरेत। थोड़ा और आसान कहें तो शठ समझे शठ ही की भाषा। इसको और आसान करना हो, आम बोलचाल की भाषा में बोलना हो तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देश में इस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर, जिससे कई दशकों से देश जूझ रहा था और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से हुई। इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद रखा गया। नक्सलबाड़ी के दरअसल ये माओवाद है, जिसका सिद्धांत है जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। भारत के कानून में विश्वास नहीं करता। इसका मानना है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी सत्ता परिवर्तन बंदूक के जरिए, हिंसा के जरिए हो सकता है। भारत के जितने आदिवासी इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, उनमें कभी शांति नहीं होने देना इनका लक्ष्य था, कोई विकास न होने पाए। एक समय जो है रेड कॉरिडोर बना दिया था इन्होंने। देश के बहुत सारे जिले, 70 से ज़्यादा जिले इस कॉरिडोर में आते थे और ये नेपाल तक जाता था। और माना जाता था कि किसी भी सरकार के लिए इनसे लड़ना मुश्किल है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, माओवाद है। लेकिन सोनिया गांधी के डर के मारे उसके बाद वो दोबारा इस बात को नहीं बोल पाए। उनके बोलने के बाद कुछ समय तक चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने इसमें एक्शन भी लिया, लेकिन दोनों चुप हो गए क्योंकि सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। सोनिया गांधी भारत की सुरक्षा बढ़े, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, उनका अब तक का जो कार्यकलाप है उससे लगता है कि बिल्कुल नहीं चाहती थी। भारत में धर्मांतरण बढ़े, ये ज़रूर चाहती थी। आप याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए कि हमारे सबसे बड़े शंकराचार्य जो परमाचार्य कहलाते हैं, कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनको एक झूठे हत्या के मामले में दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया। किसी और मजहब के प्रमुख को हाथ भी लगाने की कोशिश कर सकती है कोई सरकार, लेकिन ऐसा हुआ। और दुर्भाग्य देश का ये कि इस देश के हिंदुओं ने चुपचाप उसको बर्दाश्त किया। लेकिन आज बात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने एक प्रण लिया कि इस माओवाद को इस देश से ख़त्म कर देना है। अब ये सुनने में लग रहा था कि कोरा जो है राजनीतिक भाषण है। इस तरह से कहीं इस तरह की समस्याएं ख़त्म होती हैं क्या? मैं कह रहा हूँ, बड़े से बड़ा समर्थक चाहे अमित शाह का रहा हो, चाहे बीजेपी का, चाहे संघ का व्यक्ति रहा हो, कोई भी उस समय मानने को तैयार नहीं था कि ये लक्ष्य हासिल करने लायक है। ये लक्ष्य राजनीतिक रूप से डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने के लिए ठीक लगता था। लेकिन आज हम इस लक्ष्य को हासिल करने की दहलीज पर खड़े हैं। सैकड़ों माओवादी मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुआ, और ये पिछले 5-6 सालों में हुआ है सर। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और इस सरकार की विल पावर के कारण हुआ, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हुआ कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती है उसे खत्म करना है, उससे निपटना है। उसके लिए सुरक्षा बलों को जो भी सुविधा चाहिए थी, जैसे हथियार चाहिए थे, जो लॉजिस्टिक्स चाहिए था, सब कुछ मुहैया कराया गया। और आज नतीजा सामने है कि उनका सबसे खूंखार जो कमांडर था, हिडमा, वो मारा गया। उसके मारे जाने से पूरा ये माओवादी जो इकोसिस्टम है वो हिल गया है। आप याद रखिए, ये वही माओवादी है जो 75 सीआरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल था, जो झिरमा घाटी के हत्याकांड में शामिल था, जिसमें छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया था। तब किसी को जो है ह्यूमन राइट्स की याद नहीं आई। तब कोई संगठन जो है, जो लोग मारे गए उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आज हिडमा के मारे जाने के बाद हालत ये हो गई है इस संगठन की कि इसने 22 नवंबर को एक चिट्ठी लिखी है जो 24 नवंबर को जारी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की इनकी अपनी जो कमेटी है, जोनल कमेटी है, उसकी ओर से उसके जो है
मीडिया प्रवक्ता ने चिट्ठी को जारी किया है और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि 15 फरवरी तक जो है वो आर्म स्ट्रगल रोक दिया जाए। जो कॉम्बिंग चल रही है इन 3 राज्यों में और दूसरे राज्यों में, उनको रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? उनकी सेंट्रल कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि देश और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए जो आर्म स्ट्रगल है उसको टेम्परेरली स्थगित करने का फैसला लिया है। अब आप उनकी नीयत समझिए। ये काम आतंकवादी भी कर चुके हैं और ये नक्सली और माओवादी भी कर चुके हैं। ये जब घिर जाते हैं, इनके पास बचने का रास्ता नहीं बचता, तब ये जो है समझौते की बात करते हैं, तब ये युद्ध विराम की बात करते हैं, संघर्ष विराम की बात करते हैं। क्यों करते हैं? समय गेन करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर ताकत बढ़ाते हैं और फिर से वही शुरू करते हैं। इन्होंने इस देश के जनजातीय क्षेत्रों का जितना नुकसान किया है उतना मुझे लगता है कि विदेशी आतताइयों ने भी नहीं किया। सड़कें नहीं बनने दी, स्कूल नहीं बनने दिए, जो बना उसको बम से उड़ा दिया, अस्पताल उड़ा दिए, मोबाइल टावर उड़ा दिए, कोई भी विकास का काम होने नहीं दिया। आदिवासियों को, जिनकी रक्षा की बात करते हैं, जिनके जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी हत्या की। एक कार्यक्रम चलाया था, वो कांग्रेस की सरकार ने चलाया था, हालांकि सलवा जुडुम का, कि जो स्थानीय गांव के लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको हथियार दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दिया जाए इन माओवादियों से निपटने का। सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये इकोसिस्टम गया और वहां से इस कार्यक्रम को रद्द करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि उसमें जितने लोग शामिल थे, जिन लोगों को हथियार मिला था, जो उसमें शामिल थे, सब मारे गए। उनकी हत्या सुप्रीम कोर्ट के सर पर है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने इस इकोसिस्टम की बात सुनी, जिसने अर्बन नक्सल्स की बात सुनी। ऐसे समय में जब इनका अंत नजदीक आ रहा है, तो कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले बहुत तेज उसकी लौ लपलपाती है। तो इनका एक नया रूप सामने आया है। अभी तक तो इनके बुद्धिजीवी, वकील, ये लोग सामने आए थे। अब ये जेन जी का सहारा ले रहे हैं, युवाओं का सहारा ले रहे हैं। रविवार को दिल्ली में इंडिया गेट पर एक प्रदर्शन हुआ। किस लिए? कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और इसको कम करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। बड़ा ही जो है वाजिब मुद्दा था, कोई इससे असहमत नहीं हो सकता। हालांकि इंडिया गेट पर प्रदर्शन की इनको अनुमति नहीं मिली थी। इंडिया गेट प्रदर्शन की जगह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हुई है कि जंतर मंतर ही एकमात्र जगह है नई दिल्ली में प्रदर्शन के लिए। लेकिन फिर भी पुलिस ने इनको रोका नहीं और कुछ ही मिनटों बाद इनके पास से जो पोस्टर निकले, जो नारे निकले, वो माओवादी हिड़मा के समर्थन में, वो जो है जनजातियों की, आदिवासियों की रक्षा कर रहा था, उसके समर्थन में नारे लगने लगे। दरअसल ये अर्बन नक्सल्स की नई पौध है जो लोगों को भरमाना चाहते हैं। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरे कॉलेजों के और विश्वविद्यालयों के छात्र हैं। उसके बाद इनमें से जो है लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों को 2 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए, कम से कम 1 साल एनएसए लगना चाहिए, कम से कम 1 साल तक जमानत नहीं होनी चाहिए। बात केवल इन लोगों की नहीं है, इनसे प्रेरणा लेकर या इनका समर्थन करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको रोकने का है। ये जो राहुल गांधी बार बार जेन-ज़ी की बात करते हैं, ये इन्हीं लोगों की बात करते हैं। इनको लगता है कि ये लोग सड़क पर आएंगे, अराजकता फैलाएंगे, जनतंत्र को चुनौती देंगे, सरकार को चुनौती देंगे, संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देंगे और इस देश में पूरी तरह से अराजकता का राज हो जाएगा। उनको सपना दिखाई देता है कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो भारत में भी हो सकता है। तो सपना ये देखेंगे और राहुल गांधी विदेश भ्रमण पर रहेंगे। तो दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? राहुल गांधी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि दूसरे सड़क पर उतरें, वो पुलिस की मार खाएं, पुलिस की लाठी खाएं, गोली खाएं और राहुल गांधी को राज सौंप दें। तो सरकार ने तय कर दिया है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय कर दी है। 31 मार्च तक इस देश से माओवाद का सफाया हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइस्ट जो है ये प्रतिबंधित संगठन है। इसके सिंपैथाइजर्स खुलेआम घूम रहे हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, जो इसके समर्थन में कुछ भी करने को तैयार हैं। तो जैसे मैं कश्मीर के बारे में बात करता हूं तो कहता हूं कि ओवरग्राउंड वर्कर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं। वैसे अर्बन नक्सल जैसी मैं आज कह रहा हूं कोई चीज़ नहीं होती, ये दरअसल नक्सल माओवादी हैं। इनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो माओवादियों के साथ होता है। सरकार की ओर से न कोई जवाब आया है उनके पत्र का, न मुझे लगता है कोई जवाब आएगा। उनको मौका देने का मतलब है उनको उनकी ताकत बढ़ाना। और बहाना क्या कर रहे हैं आप देखिए, किस तरह का तर्क देते हैं कि हमने 15 फरवरी कहा है, आपकी डेडलाइन 31 मार्च है, उससे पहले की डेट है। तो 31 मार्च ना आने पाए, इसके लिए तैयारी के लिए उनको समय चाहिए। पैसा आए कहीं से, हथियार आए, हथियारों की खेप आ रही होगी, कभी नेपाल के जरिए आती है, कभी बांग्लादेश के जरिए। चीन शुरू से इनका समर्थन करता रहा है, हथियार देता रहा है, इनको जो है वैचारिक समर्थन इनका करता रहा है। और चीन को लगता था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को वो खतरे में डाल सकता है, लेकिन चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया, जैसे पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिर रहा है जम्मू कश्मीर में। समस्या दोनों मामलों में अलग अलग तरह की है। माओवाद से लड़ने के मामले में स्थानीय लोग, जनजातीय लोग सरकार के साथ हैं, भारत के साथ हैं। आतंकवाद से लड़ने में घाटी के लोग न भारत के साथ हैं न भारत सरकार के साथ हैं, वो आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के साथ हैं। इसलिए वहाँ लड़ाई ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ स्थानीय समर्थन, आप याद कीजिए पंजाब को, पंजाब में जब आतंकवाद था उस पर काबू इसलिए पाया जा सका कि वहाँ की ज़्यादातर आबादी सरकार और भारत के साथ थी, उन आतंकवादियों के साथ नहीं थी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की, खासतौर से कश्मीर घाटी की लड़ाई जो है वो अभी लंबी चलने वाली है। लेकिन माओवाद का खात्मा तय दिख रहा है। जिस तरह से बदहवासी है इनके इकोसिस्टम में, जिस तरह की हताशा है इनके कैडर में, इनके ज़्यादातर नेता मारे जा चुके हैं और कुछ बड़े नेता सरेंडर कर चुके हैं। एक नेता ने तो कहा कि सरेंडर सबको कर देना चाहिए इसलिए ताकि पार्टी जीवित रहे। अब आप इससे इनका इरादा समझिए। ये हथियार छोड़ने को या अपने सिद्धांत से हटने को तैयार नहीं है। तो इनके साथ कोई भी नरमी, कोई भी मुरव्वत नहीं बरता जाना चाहिए। इनके साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है, जघन्य अपराधी के साथ और देशद्रोही के साथ होता है। ये दरअसल देशद्रोह का ही काम कर रहे हैं, देश के विरोध में काम कर रहे हैं। तो इनको अगर जड़ से खत्म करना है तो इनको केवल जंगलों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों के जंगलों से ही खत्म नहीं करना पड़ेगा। इनके शहर में जो इनके जो है सिंपैथाइजर हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देश और दुनिया में इनका केस यही लड़ते हैं, इनके समर्थन में यही बोलते हैं। तो इनको छोड़ देने का मतलब होगा कि सांप को अधमरा छोड़ दिया, और सांप को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पलटकर काटता जरूर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।